तीसरी अनुसूची पे हम आज चर्चा शुरू करेंगे। तीसरे से लेके आगे तक जो अनुसूची हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और क्या प्रोविज़न उसके अंतर्गत किए गए हैं। तो आइए देखते हैं एक बार तीसरी अनुसूची के प्रोविज़न क्या है। तीसरी अनुसूची का जो विषय है, ये विषय दिया गया है शपथ और प्रतिज्ञान, ऑथ एंड अफर्मेशन। शपथ का मतलब सीधा सीधा है कि वो किसके सम्मुख और किसकी शपथ ले रहे हैं। प्रतिज्ञान का मतलब वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं। शपथ और प्रतिज्ञा में तकनीकी अंतर है। प्रतिज्ञा एक तरह से सामूहिक दायित्वों का बोध है और इसमें मॉरलिटी जुड़ी हुई होती है, जबकि जो शपथ है ये इंडिविजुअल जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए ली जाती है और इसमें व्यक्तिगत पक्ष इन्वॉल्व होता है। तो शपथ और प्रतिज्ञान का प्रोविजन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची करती है। दूसरी और तीसरी अनुसूची में अंतर भी हमको देखना है। तो जब हमने कल दूसरी अनुसूची देखी थी, तो दूसरी अनुसूची में हमने देखा था कि ऐसे पदों के बारे में जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है जिनके वेतन में किसी प्रकार का लाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उसमें हमने देखा था राष्ट्रपति और राज्यपाल दिए हुए थे, राज प्रमुख जिनको हटा दिया गया है, अब इसको अब शामिल नहीं किया जाता क्योंकि राज प्रमुख प्रीवी पर समाप्त हो गया है। तीसरे में लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति दिया गया है। फिर उसके बाद भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश और अन्य जो उच्च न्यायालय उनके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के बारे में वर्णन किया गया है। और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इनका जिक्र किया गया है। तो हम देखते हैं जब तीसरी सूची में, अनुसूची में और दूसरी अनुसूची में सिमिलर पोस्ट कौन कौन सी हैं, तो हम देखते हैं तीसरी अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी हैं और अन्य न्यायाधीश भी हैं, और अन्य उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी और अन्य न्यायाधीश हैं। साथ में नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन दो को शामिल किया जाता है। आप देखेंगे तीसरी जो अनुसूची है उसमें 6 तरह के पदों के बारे में जिक्र है। भारत सरकार के मंत्री हैं, संसद के सदस्य हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं, राज्य विधानमंडलों के सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीश इंक्लूडिंग जो चीफ जस्टिस हैं उनके, और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। तो ये दो, पांचवा और छठा, दो एस्पेक्ट ऐसे हैं जो दूसरी अनुसूची से सिमिलरिटी रखते हैं। तो प्रश्न पूछ ले कि दूसरी और तीसरी अनुसूची में किन पदों को लेकर समानता है, तो ध्यान रखेंगे न्यायाधीशों को लेकर और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन दोनों को दूसरी अनुसूची में भी स्पेस दिया गया, जगह दी गई है और तीसरी में भी दी गई है। कुल किनके शपथ का उल्लेख किया गया है या प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है, तो 6 प्रकार के पदों का उल्लेख है। ये 6 प्रकार के पद आपके सामने, इनको भी याद रखिएगा कि किन किन का उल्लेख उसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा इसमें एक पक्ष और आता है और ये पक्ष है, शपथ जो है ये 2 तरह की है। एक है पद की शपथ और एक है गोपनीयता की शपथ। कॉन्फिडेंशियल रहेगी, एक पोस्ट की है, और दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी की है कि आप चीज़ों को जब तक कि सदन के समक्ष नहीं रख दिया जाता या जब तक प्रक्रिया का हिस्सा पूरा नहीं हो जाता तब तक सामूहिक रूप से किसी तरह की चर्चा किसी के साथ नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि पद की शपथ में जो 6 प्रकार के पद यहां पर दिए हुए हैं, पहले हमने देखा था संघ के मंत्री, दूसरा है संसद के सदस्य,
तीसरा है राज्य के मंत्री। चौथा है राज्य विधान मंडलों के सदस्य। फिर उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों। के सभी न्यायाधीश। और छठा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब आप देखेंगे कि पद और गोपनीयता, गोपनीयता की जिम्मेदारी किन किन के पास है, क्योंकि जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके पास गोपनीयता की होगी। तो संसद के सदस्य पद की भी लेंगे, पहली भी लेंगे और दूसरी भी लेंगे। ये दोनों शपथ है, पहली पद की हो गई, दूसरी गोपनीयता की हो गई। तो दो तरह की शपथ का उल्लेख है वहां। तो संसद के सदस्य संघ के जो मंत्री हैं ये दोनों की ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। तो संघ के मंत्री पहली प्लस दूसरी दोनों प्रकार की ले रहे हैं। फिर है संसद के सदस्य। तो संसद के सदस्यों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो एक सामान्य प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विधि के निर्माण में भूमिका निभा रहे हैं। कोई मंत्रालय नहीं है, इसलिए गोपनीयता का विषय उनके पास नहीं है। तो ये केवल पद की शपथ लेते हैं, केवल पहली। राज्य के मंत्री सेम, पहली और दूसरी दोनों। राज्य विधानमंडलों के सदस्य केवल दूसरी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तो ये दोनों की लेते हैं, पद की भी लेते हैं और दूसरी की भी लेते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये गोपनीयता और पद दोनों की लेते हैं। तो इस तरह से देखेंगे हम कि पद और गोपनीयता जो दो तरह की शपथ का प्रोविजन किया गया है, उन 6 पदों के संदर्भ में ये प्रोविजन है कि कौन पद की ले रहा है, कौन गोपनीयता की ले रहा है और कौन दोनों की ले रहा है। ध्यान रखने योग्य ये है कि तीसरी अनुसूची जो है, इस तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का कोई प्रोविजन नहीं किया गया। इनकी शपथ का प्रोविजन इनके आर्टिकल में किया गया है। तीसरी अनुसूची इनकी शपथ से संबंधित नहीं है। फिर आगे आते हैं हम अगली अनुसूची में। अगली अनुसूची आती है चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ शेड्यूल में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा हो गई, ग्रेड एग्जाम्स हो गए, नेट का पेपर जो होता है उसमें जीएस का जो पेपर होता है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बहुत अच्छा तरीका होता है, क्रिएटिव होता है, स्टैटिकल पार्ट होता है, थोड़ा सा बियॉन्ड जाकर क्वेश्चन होता है। तो चौथी अनुसूची में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, तो सामान्यतः चौथी अनुसूची का जो शीर्षक है यह है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। सामान्यतया जो शीर्षक है, अब आप देखेंगे यहां पर
सीटों का जो आवंटन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट का जो प्रोविजन है वो फोर्थ शेड्यूल का है। लोकसभा में सीटों के आवंटन का प्रोविजन का संबंध चौथी अनुसूची के साथ नहीं है। तो रीड करते समय आप ध्यान रखें वहां पे कि लोकसभा दिया हुआ है या राज्यसभा। कई बार जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कंडीशन में होते हैं तो वहाँ लोक चौथी अनुसूची लिखकर नीचे लिख दिया जाता है लोकसभा में सीटों का आवंटन, और हमारे ध्यान में नहीं होता और टिक हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे फोर्थ शेड्यूल केवल और केवल राज्यसभा से संबंधित है। लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन का संबंध या क्वेश्चन जिस पार्ट पर आता है वो है लोकसभा में सीटों पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि शीर्षक है यहाँ पर राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो दोनों एस्पेक्ट को हम फोर्थ शेड्यूल से कनेक्ट करते हुए देखकर चलेंगे, क्योंकि आगे कहीं सिलेबस में टच हो राज्यसभा की सीटों का, वहां ऐसा प्रोविजन मिलेगा नहीं। आर्टिकल 80 और 81 में यद्यपि थोड़ा सा जिक्र होता है, लेकिन सीटों के प्रोविजन की जानकारी सीधी सीधी हमको शेड्यूल में ही मिलती है। तो सबसे पहले सीटों के आवंटन का जो आधार है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए सीटों का जो आवंटन होता है ये भारत में परिसीमन आयोग करता है, डिलिमिटेशन कमीशन। और हमारे यहाँ जो लास्ट परिसीमन हुआ है, जो अभी एक्ट बना है परिसीमन का, वो लास्ट 2008 का बना है। इसके बेस पे हमारे यहाँ पर अभी डिलिमिटेशंस की जो रिकमेंडेशंस है वो अभी प्रभावी हुई हुई है। तो इसको हम देखें तो आवंटन जो है वो इसके रिकमेंडेशन पे हुआ, और लोकसभा में और राज्यसभा में जो आवंटन है, ये आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। और ये जनसंख्या का जो आधार है, ये जनसंख्या का आधार जिस समय ये प्रोविजन किया गया उस समय 42वें संशोधन से 1971 का किया गया था। बाद में 1971 42वें अमेंडमेंट जब ये हो गया प्रोविजन की भाई 1971 की जनगणना के आधार से होगा, और ये प्रोविजन किया गया था 2000 तक कि भाई 2000 तक जो सीटों का आवंटन होगा, जो सीटों की संख्या होगी, इन सीटों की संख्या में बदलाव नहीं होगा। इसके पीछे एक छोटी सी घटना मैं बता देता हूं, क्योंकि जनरली आप देखेंगे भारत में आज़ादी के बाद से लेकर दक्षिणी भारत के राज्यों ने जनसंख्या के नियंत्रण के ऊपर काम किया, और नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट थे उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अब विवाद इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हमारे यहाँ जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, इसके लिए जो वोट वैल्यू निकाली जाती है, मत मूल्य जो निकाला जाता है, इस मत मूल्य का आधार जो है वो राज्य की जनसंख्या। अब ऐसी स्थिति में राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी तो सीटों की संख्या भी ज्यादा होगी, मत मूल्य भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में दक्षिणी भारत के राज्यों ने अच्छा काम किया तो भी उनको नुकसान झेलना पड़ रहा था, और उत्तरी भारत के राज्य जो थे उनको फायदा हो रहा था, जबकि उन्होंने पॉपुलेशन में कंट्रोल करने में ऐसी कोई बड़ी भूमिका निभाई नहीं थी। तो जब विवाद हुआ, तो इंदिरा गांधी के समय में जब ये विवाद उठा, तो फिर इसके समाधान के लिए उन्होंने प्रोविजन किया 1976 में 42nd अमेंडमेंट जो हुआ, उसे प्रोविजन किया गया कि भाई हमारे यहाँ जो सीटों की संख्या है, ये सीटों की संख्या हम
1971 की जनगणना के अनुसार ही रखेंगे, यानी जनसंख्या का जो आधार है वो 1971 रहेगा। और ये प्रोविजन किया गया कि भाई 2000 तक इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब 2000 आ गया, और 2000 के आने के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 2000 में फिर देखा कि भाई समस्या बड़ी है, इसको किस तरह से निपटा जाए इसमें। तो इन्होंने क्या किया, इस 2000 से इसे कर दिया 2026। और अमेंडमेंट कौन सा रहा ये, जिससे 2000 से 2026 हुआ, तो 42 का जस्ट डबल, 84वें संशोधन से। 84वें संशोधन से ये प्रोविजन किया कि अभी जो 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है, ये 2000 से बढ़ाकर 2026 तक रहेगा। तो आपने देखा होगा अभी हमारे यहाँ पार्लियामेंट में, संसद में लोकसभा की सीटों को, या लोकसभा की नई बिल्डिंग बनी जिसे प्रोजेक्ट विस्टा कहा गया है, इस प्रोजेक्ट विस्टा के अंतर्गत अब सीटों की संख्या बढ़ना तय है अगले चुनाव में, क्योंकि इन सीटों की संख्या 2026 तक ही तय की गई थी। तो प्रोजेक्ट विस्टा के अंतर्गत जो नई लोकसभा है इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि आगे संख्या में वृद्धि होनी है। अभी ये फिर ये चर्चा में क्यों रहा, इसका इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं मैं आपको। 2014 में भारत में नई सरकार बनी, 5 साल सरकार ने बिताए, और 19 में जब चुनाव हुए तो फिर से सरकार बनी। तो इन चुनावों में आप देखेंगे कि हिंदी भाषी राज्य जो नॉर्थ इंडिया के हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात्रा में सीटें दी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं राज्यों की बदौलत आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर आए। पहली लोकसभा जो 2014 वाली में सरकार बनी थी, उसमें तो उत्तरी भारत के राज्यों ने एक तरफा कह सकते हैं पूरी पूरी सीटें दी कुछ राज्यों ने। तो इसलिए जब हमारे यहाँ पर वित्त आयोग की रिकमेंडेशन या वित्त आयोग के आधार पर हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज या आवंटन होता है, इस आवंटन की जो आधार है वो आधार भी 1971 की जनगणना थी। लेकिन जो नया वित्त आयोग था, इस नए वित्त आयोग ने 1971 की जनगणना के आधार पर नहीं, बल्कि 2011 की जनगणना के आधार पर करों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जब स्टालिन, करुणानिधि के बेटे थे स्टालिन, दक्षिण भारत के राज्यों में प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने जब अन्य दक्षिण भारत के राज्यों के साथ इसका विरोध किया कि भाई ऐसे तो दक्षिण भारत के राज्यों के साथ विभेद होगा, लेकिन तो भी 2011 के आधार पर ही वित्त आयोग के द्वारा संसाधनों का आवंटन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, वित्त आयोग अभी जिस सेंसस या जनगणना के आधार पर रिकमेंडेशन या वित्त संसाधनों का आवंटन कर रहा है वो 2011 है, जबकि इसकी भी पहले 1971 ही थी। तो परिसीमन आयोग 2008 की रिकमेंडेशन है, लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। अब प्रश्न जो फोर्थ शेड्यूल है, ये फोर्थ शेड्यूल आपके केवल राज्यसभा से, लेकिन क्वेश्चन लोकसभा से आ रहा है। तो कैसे आ रहा है देखिए, लोकसभा की सीटों के आवंटन में जो क्रम है, आपको संख्या याद नहीं रखनी, सीटों की संख्या के आधार पर यदि आप क्रम देखें तो सबसे बड़े से छोटे राज्य की ओर घटते हुए में चलते हैं। जहां पे क्वेश्चन पूछ लिया था, कैसे पूछता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न लोकसभा पे है, फोर्थ शेड्यूल का रिलेशन लोकसभा से नहीं है, राज्यसभा से, लेकिन प्रश्न उसका लोकसभा से हो सकता है कि परवर्ती समय में वो राज्यसभा पे क्वेश्चन क्रिएट कर ले। तो लोकसभा को साथ में लेते हुए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे सबसे बड़े राज्यों में घटते हुए क्रम में यदि हम देखें तो लोकसभा की सीटों का जो क्रम है ये है
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो शुरुआत के 10 राज्यों में हमारा प्रश्न बन जाता है। सीक्वेंस जो है वो सबसे ज्यादा सीटें हम देखें, सीटों की संख्या आपको याद नहीं करनी, मिलान करने में आपको इस सीक्वेंस से प्रश्न हो जाएगा। किसी भी तरह का प्रश्न हो, जिस फॉर्मेट में हम इस पूरी शेड्यूल को अभी डिस्कस करेंगे वहां से प्रश्न बन जाता है। तो संख्या याद करने का, एक्स्ट्रा फैक्ट क्रिएट करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये सीक्वेंस आपका लोकसभा का है। छोटा सा फॉर्मेट बनाए हम एक याद रखने के लिए, तो ये हो गया ओम पबित मक गुरा आ। ये सीक्वेंस हो गया आपके लोकसभा का, कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट से कम सीट की ओर चलेंगे तो शुरुआत के बड़े राज्यों का क्रम ये वाला है। अब इसी में हम राज्यसभा की ओर चलें, तो इसको हम आगे लेकर चलते हैं थोड़ा सा। लोकसभा का था ये वाला। राज्यसभा में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और राज्यसभा में कितना चेंज करते हैं? हमने ये चेंज किया, यहां से तीसरे नंबर पे इसको लिया, चौथे नंबर पे हमने इसको लिया, पांचवें नंबर पे हमने इसको लिया, और उसके बाद हमने इसको एज इट इज चेंज किया। यहां से गुजरात को हमने एज इट इज रखा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को फिर चेंज कर दिया। तो इसका सीक्वेंस जब हमने चेंज किया तो ये बना। तो ये राज्यसभा की सीटों का घटते हुए क्रम में आवंटन हो गया। तो सबसे ज्यादा सीट्स राज्यसभा के आधार पर हम देखें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो ये सीट्स का आवंटन हो गया आपका लोकसभा में और राज्यसभा में शुरुआत के बड़े स्टेट्स में। अब वो कोई भी 4 राज्य दे दे और पूछ ले निम्न का सीटों के आधार पर घटते हुए क्रम में लिखो, निम्न को बढ़ते हुए क्रम में लिखो, निम्न में से, अब शुरुआत के 3-4 स्टेट नहीं देता, अब वो
कोई भी शुरुआत के 4 स्टेट हटा के फिर दे देगा कि निम्न में से सर्वाधिक लोकसभा सीटें किसमें है, सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें किसमें है। क्वेश्चन कैसे बना है वो भी आगे मैं बताऊंगा अभी। तो राज्यसभा और लोकसभा में स्टेट के सीक्वेंस में हम देखें तो ये उसका सीक्वेंस बनता है, ये लोकसभा का सीक्वेंस है और ये राज्यसभा का सीक्वेंस है। फिर उसके बाद आते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ। तो केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, और चंडीगढ़। इधर हम देखें लोकसभा की स्थिति और इधर हम रखते हैं राज्यसभा की स्थिति। अब प्रेजेंट कंडीशन में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2019 के बाद, क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत शामिल कर दिए गए हैं और दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली दोनों को अब एक कर दिया गया है। पहले दो अलग अलग हुआ करते थे, दो अलग प्रशासक होते थे, अब जो है वो दोनों को एक कर दिया गया है, तो अभी एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो अभी की स्थिति हम देखें तो कुल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अभी की स्थिति हम देखें तो ये 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति में आते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के आधार पर हम देखें तो चंडीगढ़, यहां पर लोकसभा की एक सीट है, राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। दिल्ली में हम आए तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। पौंडीचेरी की तरफ आए हम, लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की भी 1 सीट है। जम्मू कश्मीर की तरफ आए हम तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, जिनमें से 5 हो गई अब लोकसभा में और 4 हो गई है अब राज्यसभा में। लद्दाख में 1 सीट हो गई है लोकसभा की और राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन और दीव, तो लक्षद्वीप में 1 लोकसभा की सीट, अंडमान निकोबार में 1 लोकसभा की सीट, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों एक हो गए, पहले 1-1 सीट हुआ करती थी, तो अब यहां हो गई है 2 सीट। जबकि राज्यसभा के संदर्भ में हम देखें तो लक्षद्वीप में
कोई सीट नहीं है। अंडमान निकोबार में कोई सीट नहीं है। दमन दीव दादरा नगर हवेली की कोई सीट नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति हम देखें कि किन किन में लोकसभा की सीट कितनी है और किन में नहीं है। तो ये स्थिति ध्यान में देने योग्य है, क्योंकि जब क्वेश्चन क्रिएट हुआ, आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्रिएट हुआ, निम्न में से किन में एक एक लोकसभा की सीटें हैं, उसमें दो राज्य उठाए गए नॉर्थ ईस्ट से और एक दे दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली स्थिति हमने देखी थी लोकसभा की और राज्यसभा की बड़े राज्यों के संदर्भ में, फिर हमने देखी केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में, और अब तीसरी स्थिति आती है उत्तरी पूर्वी राज्यों के संदर्भ में। उत्तरी पूर्वी राज्यों के संदर्भ में हम देखें तो उत्तर से लेकर और दक्षिण की तरफ जब हम आते हैं तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इधर हम देखें लोकसभा की सीट और इधर हम रखते हैं राज्यसभा की सीट। लोकसभा की सीट में हम देखें अरुणाचल प्रदेश में 2, नागालैंड में 1, 2, 1, 2 और 2, और राज्यसभा के संदर्भ में हम देखें तो सब में एक एक सीट है। अब क्वेश्चन कैसे क्रिएट हुआ? प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, आरएस में क्वेश्चन था कि भारत के निम्न में से उस ग्रुप का चयन करें जहां पर लोकसभा की एक एक सीट है। अब उसने क्या किया, 2 तो उठाए कहां से, यहां से और यहां से, और तीसरा नाम दे दिया उसने चंडीगढ़, जो सही ग्रुप था। बाकी सब में अलग अलग दिए गए थे, लेकिन उसने एक एक का पूछा, तो एक एक में जो सही आंसर था वो नागालैंड था, यहां मिजोरम था और चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को अभी हमने देखा, देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में, तो चंडीगढ़ में लोकसभा की एक सीट है, तो एक तो चंडीगढ़ को उठा लिया और 2 नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं एक एक सीट वाले वहां से उठा लिया। अब वो क्वेश्चन क्रिएट कर दे मान लीजिए नए तरीके से कि भारत के किन राज्यों में लोकसभा की 2-2 सीट है, सही ग्रुप का चयन करिए और उनमें इनमें से मान लीजिए कोई 2-2 का या 3-3 का ग्रुप उठा ले। तो ये इसको याद करने का तरीका, और यहां से क्वेश्चन लगभग कमोबेश एग्जाम में पूछ लिया जाता है।